भारत की शिक्षा दुनिया के मुकाबले कहां खड़ी है। जापान ने एजुकेशन के जरिए एक नेशनल कैरेक्टर गढ़ा, तो हम क्या कर रहे हैं? 5 देश, 5 कहानियां और एक सवाल। दुनिया का एजुकेशन सिस्टम, उसके सामने भारत कहां खड़ा है? नमस्कार। कुछ दिन पहले मेरी और एआई ग्रॉक की एक बहुत दिलचस्प बात चल रही थी एजुकेशन के टॉपिक पर। एआई से एजुकेशन के मुद्दे पर बात करने का अपना एक अलग चार्म है और मुझको ये देखकर अच्छा लग रहा था कि जब मैं और ग्रॉक एजुकेशन के टॉपिक पर बात कर रहे थे तो लाखों लोग हमारी उस बातचीत को, हमारी उस चैट को पढ़ रहे थे। एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर सवाल पूछ रहे थे, सुझाव दे रहे थे। लोगों को ये जानने में बहुत दिलचस्पी थी कि दुनिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, कहाँ है, कैसा कर रहा है और उसके सामने भारत कहाँ खड़ा है। तो उस दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, दुनिया की शिक्षा व्यवस्था और भारत। पहले एपिसोड में 5 देश, 5 कहानियां और एक सवाल कि भारत की शिक्षा दुनिया के मुकाबले कहां खड़ी है। शुरुआत करते हैं जापान से। आज से लगभग 150 साल पहले 1872 में जापान के नेताओं ने कानून बनाकर यह सुनिश्चित कर दिया था कि हर बच्चे को एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेदारी है। 150 साल पहले उन्होंने वो काम कर दिया था जो राइट टू एजुकेशन के रूप में हमने 2011 में अपने देश में लागू किया था। जापान के नेताओं ने अपने हर बच्चे के बारे में 1872 में जो सोचा, हम 2011 में सोच रहे थे। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम ने जापान के हर इंसान को इतना मजबूत बना दिया कि दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु हमले में खाक में मिलने के बावजूद इस देश के लोग तेजी से उठ के खड़े हुए और अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने कैमरा, अपने कार, अपनी रोबोट, अपनी रिसर्च, इन सब की बदौलत परमाणु हमले में तबाह होने के मुश्किल से 20-25 साल के अंदर अंदर दुनिया में टेक्नोलॉजी के फिर से बादशाह बन गए। और हम आज़ादी के 8वें दशक में भी पासिंग परसेंटेज का जश्न मनाने वाली शिक्षा व्यवस्था चला रहे हैं। सोचने वाली बात है कि नहीं? जापान के स्कूलों में बच्चे मैं नहीं सीखते, हम सीखते हैं। वहाँ सारी पढ़ाई टीम वर्क से शुरू होती है, जिम्मेदारी और देशभक्ति से शुरू होती है, किताबों में नहीं, उनकी दिनचर्या में शुरू होती है। जापान के स्कूलों में मैंने देखा और मैं हैरान रह गया कि कोई सफाई कर्मचारी नहीं होता। बच्चे खुद अपनी क्लास साफ करते हैं, टॉयलेट, कॉरिडोर सब बच्चे साफ कर रहे होते हैं। तो जापान ने एजुकेशन के जरिए एक नेशनल कैरेक्टर गढ़ा। और अब बात करते हैं साथ साथ एक ऐसे देश की जिसने एजुकेशन को अपने सर्वाइवल का जरिया बना दिया, सिंगापुर। सिंगापुर 1965 में मलेशिया से आज़ाद हुआ था, हमारी आज़ादी के 18 साल बाद। आज़ादी के तुरंत बाद दिए गए एक टीवी इंटरव्यू में वहाँ के जो पहले प्रधानमंत्री थे, ली कुआन साहब, वो फूट फूट कर रो पड़े थे। क्यों? क्योंकि आज़ादी के समय सिंगापुर के पास ना तो खेती के लिए ज़मीन थी, ना पीने लायक पानी था, ना कोई मिनरल था, ना कोई नेचुरल रिसोर्स था, ना पैसा था। दिल्ली मुंबई की झुग्गियों जैसे हालात थे पूरे सिंगापुर के। लेकिन उनके पहले नेता ने, उनके पहले प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे पास बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को इतनी शानदार शिक्षा देंगे कि उनके दम पर एक नया सिंगापुर खड़ा होगा। और यही हुआ। इंजीनियर से लेके सड़क साफ करने वाले सफाई कर्मचारी तक सिंगापुर में आज सबको सबसे शानदार शिक्षा मिलती है। इंजीनियर को तो मिलती है, सफाई कर्मचारी को भी उतनी शानदार शिक्षा मिलती है। और उन्होंने सिंगापुर के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन देने के लिए जो भी ज़रूरी था वो सब किया। सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम की सबसे खास बात आज यही है कि वहाँ एक सफाई कर्मचारी को भी उतनी ही शानदार क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, उसी शिद्दत से ट्रेन किया जाता है जैसे एक इंजीनियर को ट्रेन किया जाता है। सिंगापुर के हर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो कुछ किया जा सकता था, जो कुछ ज़रूरी था, सिंगापुर के नेताओं ने वो किया। और आज उस एजुकेशन मॉडल की बदौलत जीरो रिसोर्सेज वाले देश से उठकर सिंगापुर दुनिया में सबसे ज्यादा इनकम वाले लोगों का देश बन गया है। और सिंगापुर के बाद एक और एजुकेशन मॉडल हमको देखना चाहिए, हमको समझना चाहिए। एक ऐसे देश का एजुकेशन मॉडल
जिसने अपनी एजुकेशन के दम पर दुनिया की इकोनॉमी में अपना डंका बजा रखा है, चीन। आज दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर के बाजारों में चाइना के बिजनेस का कब्जा है। दुनिया के सबसे आधुनिक शहर चाइना में बन रहे हैं और चाइना की इस सफलता का राज छिपा है उसकी एजुकेशन में। उनके एजुकेशन सिस्टम का एक ही मकसद है, हर बच्चे को मेहनती बनाना। चाइना कहता है कि हम किसी बच्चे को कितना टैलेंटेड बनाएंगे, सवाल ये नहीं है, हम किस बच्चे को कितना मेहनती बनाएंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात पे है। किसी भी बच्चे के अंदर आलस से बचना नहीं चाहिए। चाइना के स्कूलों के जो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं उनमें यह नहीं बताया जाता कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये तो हर सब्जेक्ट के बारे में होता ही होता है, लेकिन यह भी बताया जाता है कि बच्चा कितना मेहनती है। हमारे देश में हम अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो हम पूछते हैं ओके, कुल कितने परसेंटेज हैं, और चाइना में पूछा जाता है कितने परसेंट लाए, लेकिन इतना परसेंट लाने के लिए मेहनत कितनी की ये भी उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखा होता है। और चाइना के एजुकेशन सिस्टम की एक और खास बात जो मुझे लगती है वो है कि उनका एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बच्चों से ही मेहनत नहीं कराता, माँ बाप से भी मेहनत कराता है, पेरेंट्स से बराबर की मेहनत कराता है। हर एक पेरेंट को अपने बच्चे के स्कूल से दिन में कम से कम 10 मैसेज तो आते हैं। ये मैसेज होते हैं उसकी मेहनत के बारे में कि वो कितनी मेहनत कर रहा है, उसका कंडक्ट कैसा है, पढ़ाई में क्लास में उसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, उसका डे टू डे परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन कम से कम 10 मैसेज रोज़ाना अपने बच्चे के बारे में स्कूल से पेरेंट्स को आते हैं। चाइना का एजुकेशन सिस्टम हर बच्चे को एक ही मंत्र देता है, मेहनत ही लाइफ स्टाइल है। और इसीलिए चाइना के स्कूल कॉलेज से निकलकर जो बच्चे जाते हैं वो सरकारी नौकरियों की लाइन में नहीं लगते। वो सोचते हैं कि अपनी मेहनत से दुनिया के किस मार्केट में अपनी धाक जमाई जाए। एक और देश की बात करते हैं। चाइना की अगर खासियत यह है कि उसका सामान दुनिया के हर बाजार में मिलता है, तो एक और देश है जिसके स्कूलों में और कॉलेजों में दुनिया के हर देश के बच्चे मिलते हैं। वो देश है कनाडा। कनाडा के स्कूल्स में 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। बच्चे अलग अलग देश, नस्ल, संस्कृति और धर्म से आते हैं। लेकिन कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है इस डाइवर्सिटी से डरता नहीं है कि हमारे पास तो दुनिया भर के बच्चे आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते पढ़ाई में। वो इसको एक चुनौती नहीं मानते, वो इसको एक अवसर मानते हैं। कनाडा के एजुकेशन सिस्टम की खास बात यह है कि कनाडा की संसद एजुकेशन के लक्ष्य निर्धारित करती है। संसद तय करती है कि देश के हर बच्चे में स्कूल कॉलेज के जरिए किस उम्र तक कौन सी योग्यता विकसित हो जानी चाहिए। और सारे स्कूल कॉलेज दुनिया भर के सब्जेक्ट्स में तो बच्चे को एक्सपर्ट बनाते ही हैं, जैसा हम भी बनाते हैं, लेकिन कनाडा के स्कूल संसद द्वारा तय किए गए लक्ष्य जैसे कि लीडरशिप, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन, विजन बिल्डिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, ये सारे गुण भी हर बच्चे में विकसित करते हैं। अगर हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो यहाँ लीडरशिप, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल जैसे विषय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ माने जाते हैं, लेकिन कनाडा में लीडरशिप उनके मेन करिकुलम का हिस्सा है। इसीलिए वो आज दुनिया के एजुकेशन लीडर्स हैं। और अब बात फिनलैंड की। एक और एजुकेशन लीडर जो दुनिया में एजुकेशन के पायदान पर नंबर 1 पर खड़ा हुआ है दशकों से। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज फिनलैंड नंबर 1 है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फिनलैंड इतने लंबे समय तक नंबर 1 कैसे है, वो कैसे नंबर 1 हुआ। इसके लिए उसका इतिहास देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 16वीं सदी में फिनलैंड में एक नियम था कि कोई भी बच्चा शादी के लायक तभी माना जाएगा जब वो कुछ रिलीजियस टेक्स्ट को खुद पढ़ सकेगा। यानी कि उस सोसाइटी के लिए जो 16वीं सदी में वहाँ रहती थी, पढ़ाई रोजगार के लिए या डिग्री के लिए नहीं थी, वो पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रवेश की एक शर्त थी कि अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो तभी आपकी शादी होगी। तो 16वीं सदी से 1947 तक एजुकेशन सिस्टम उनका एक बहुत बेसिक एजुकेशन सिस्टम था, लेकिन उसकी कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। लेकिन 1947 में फिनलैंड की सारी पार्टीज ने, सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मिलकर एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया। एक ऑल पार्टी कमेटी बनी जिसने 200 से ज़्यादा मीटिंग्स की लोगों के साथ
और फिर एक नया एजुकेशन सिस्टम बनाया फिनलैंड का, जो आज उसको नंबर 1 पे लेके गया है। सारे नेताओं ने मिलकर फिनलैंड के ये सुधार किए और इनमें बहुत अलग अलग तरीके के सुधार थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुधार थे कि जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उन सबको सरकारी बना दिया गया। दूसरा, पूरे फिनलैंड में नियम लागू कर दिया गया कि 7 साल से ही बच्चे की असली पढ़ाई शुरू होगी। 7 साल से पहले बच्चा केवल खेलेगा, ऐश करेगा, बड़ा होगा, समझेगा चीज़ों को, रटेगा वटेगा नहीं हमारी तरह कि हम तीसरी चौथी साल की उम्र से ही हम उसको अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू कर देते हैं, नंबर सिखाना शुरू कर देते हैं। फिनलैंड में आज भी रूल है कि 7 साल तक बच्चा खेलेगा कूदेगा लेकिन ABCD नहीं सीखेगा, 1 2 3 नहीं सीखेगा। उसको सोचने की, समझने की, बात करने की, खेलने की, उसके अंदर ये सब टैलेंट विकसित किए जाते हैं। फिनलैंड की एक और ख़ास बात है कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी देखने के लिए स्कूल इंस्पेक्टर लगाए जाते हैं, लेकिन फिनलैंड ने अपने यहाँ स्कूल इंस्पेक्टर का पद खत्म कर रखा है। फिनलैंड की सरकार का कहना है कि हम स्कूल इंस्पेक्टर्स पर खर्च करने की जगह अपने टीचर्स की ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं। उन्हें अपने टीचर्स पर भरोसा है, लेकिन ये भरोसा टीचर्स पर ऐसे ही नहीं आता। फिनलैंड में टीचर बनना भी आसान नहीं है। शायद दुनिया में सबसे कठिन है फिनलैंड में टीचर बनना। आज हमारे यहाँ अगर हम भारत की बात करें तो जैसे IIT में जाना बड़ा मुश्किल है, IIM में जाना मुश्किल है, उसी तरह से वहाँ फिनलैंड में टीचर्स यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना उससे ज़्यादा मुश्किल है। और फिर जिसको दाखिला मिल गया उसको कम से कम 5 साल की एक बहुत कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है टीचर बनने के लिए। तो ऐसे बनता है कोई देश, फिनलैंड या सिंगापुर या कनाडा एजुकेशन के दम पर बनती है चाइना की इकोनॉमी। अब सवाल हमारा है कि हम भारत में कौन सा मॉडल अपना सकते हैं, कैसा मॉडल अपना सकते हैं। क्या हम अपने टीचर्स पर भरोसा कर सकते हैं? क्या हम अपने देश की एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं? क्या हम प्राइवेट स्कूल्स की इनइक्वलिटी को खत्म कर सकते हैं? इन सब उदाहरणों का मतलब ये नहीं है कि हम जापान बन जाएं या सिंगापुर की नकल करें। हम भारत हैं, हमारी ज़रूरतें, हमारी ज़मीनी सच्चाइयाँ हमारी अपनी हैं, सारी दुनिया से अलग हैं। देश तब बदलेगा जब शिक्षा बदलेगी, और शिक्षा तब बदलेगी जब नेताओं की सोच बदलेगी। और अगर नेताओं की सोच ना बदले तो नेता बदल दो। ये एक भारतीय होने के नाते हमारा और आपका काम है। हम और आप अपने बच्चों के लिए जैसी शिक्षा चाहते हैं वैसा ही नेता हमको चुनना पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। जय हिंद।